हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य, आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। अगेन वी आर बैक विथ अनदर ग्रेट टॉपिक जो कि है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ सच एन अमेजिंग इनसाइट कि आप लोग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस इन एरियाज से भी आए जा सकते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस करते रहें। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। So if you want to watch these lectures, you can always go on to Magnet Brains, जहां पे आपको KG1 से लेकर 12 तक की सारी की सारी वीडियोस फॉर फ्री मिलती है। फ्री 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 एकदम फ्री बेटा। सारी वीडियोस आपको फ्री में मिलती है, भले ही आप MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, डजंट मैटर। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन। कहीं भी किसी और को जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो लेट्स फोकस ऑन आवर न्यू टॉपिक जो कि हमारा शॉर्ट आंसर्स है। एंड ऑल्सो बेटा अगर नोट्स चाहिए या ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप नोटबुक्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। चलिए गाइस चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, एन्यूमरेट द वेरियस एक्ट्स। एन्यूमरेट करिए, बताइए जो बहुत अलग अलग एक्ट्स पास किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए हैं, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, जो कि हेल्प किया जा रहा है, विच इज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया गया है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। किस चीज को हेल्प कर रहा है? एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है एक्ट पास किया जा रहा है। बच्चे ये एक्ट किसके द्वारा पास किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया जा रहा है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ, किस चीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जितने भी एक्ट्स हैं ये जो है लाए गए हैं कि हम जो कस्टमर्स हैं, जो इंसान किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूम करते वक्त कोई तरह की परेशानी ना हो या उसको कहीं से कहीं भी कोई फ्रॉडुलेंट ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट के साथ कोई छेड़छानी हो और उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, है ना, ऐसा काम ही ना हो। इसलिए हम ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो वाली बात होती है ना कि जैसे कि आपका ये फोन है, फोन का बैक कवर हो या उसका स्क्रीन गार्ड हो, तो स्क्रीन गार्ड क्यों रखते हैं? कि भैया गिरेगा, ठीक है, समझ आता है, पता है, तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं, गिरेगा तो स्क्रीन या स्क्रीन नहीं, टेम्पर टूटेगा या बैक कवर से बच जाएगा। राइट, चलिए जी, तो चलते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में जो कि हमें बताएंगे कि हमने कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया। हम कुछ ऐसे 9-10 एक्ट्स के बारे में हम जो है यहां पे बात करने वाले हैं। लेट्स गो गाइस। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो आना ही था, ये तो आना ही था। सबसे आसान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे आसान कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, मैं लिस्ट भी बनाता जाता हूं, जो लिस्ट है एक्ट्स की, लिस्ट है जो एक्ट्स की, लिस्ट बनाते जाता हूं कौन कौन से एक्ट्स जो है बनाए गए हैं। लिस्ट ऑफ एक्ट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लिस्ट ऑफ एक्ट बना रहे हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने यहां पर लेकर आया है। ईयर भी लिख देते हैं बेटा, 1986 लिखा है यहां पे ईयर, अपन ईयर भी लिख देते हैं 1986। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट। अच्छा, पहले उससे पहले पढ़ते जाते हैं एक एक के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है? द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। ये किससे बचाता है कस्टमर को? जो भी एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है, हिंदी में अनुवाद होता है इसका कि किसी का फायदा उठाना, किसी का फायदा उठाना।
जस्ट बिकॉज वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उनका फायदा उठाया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका फायदा उठा लें। ठीक है, जस्ट बिकॉज की माली नहीं है गार्डन में तो फूल थोड़ी तोड़ लोगे। जहां पे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पे आप फूल वगैरह नहीं तोड़ सकते, तो वहां पे माली नहीं है तो क्या फूल तोड़ लोगे क्या किसी भी प्रेमाइसेस में जाके? नहीं ना। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, फायदा ना उठा सके आपका कोई। जैसे कि किस पॉइंट से आपको उठाया जा सकता है फायदा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि अनफेयर हो, है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो। आपकी किसी सर्विस में कमी होना, जैसे कि मान लीजिए हमसे बोला है कि भैया हेड मसाज जो है वो आपको 500 रुपए की पड़ेगी। कितने की? 500 रुपए की। ठीक है, मतलब चलो भाई अब कर ही दो, अब इतना ही रेट होगा तो कर दो, है ना। वो ऐसे आए ऐसा ऐसा, और मेरे को बस फील आया ही था, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद ऐसे करके बोलते हैं चलो हो गया। हो गया मतलब कर तो दे भाई, अभी तो खुजली करी तूने बस। बोलते नहीं नहीं हो गया। अरे 10 सेकंड ही तो हुए थे यार। बोलते हाँ 500 रुपए पर 10 सेकंड था ना। कैसी बेहुदिया बातें कर रहे हो यार, 10 सेकंड में कौन से 500 रुपए देता है? एग्जैक्टली इसी से तो प्रोटेक्ट करना है आपको। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, सर्विसेज में कोई कमी रह जाना, सर्विसेज में कोई कमी रह जाए तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट लाया गया। ठीक है, मान लीजिए आपको गाड़ी तो बेच दी, बोला कि हम 4 सर्विसिंग फ्री देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं, है ना, या सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, बस गाड़ी धो के दे देते हैं, तो भैया सर्विस में कमी है ना, हाँ या ना, कि भैया हमने गाड़ी सर्विस करने के लिए दी थी, आप तो धोकर दे देते हो, तो सर्विसिंग कहां हुई है? ना इंजन ऑयल चेंज हुआ, ना कूलेंट डला उसमें, मतलब जो भी आपकी सर्विसिंग के अंदर नॉर्म्स आते हैं वो तो उसके अंदर कुछ पूरे हुए ही नहीं, तो कैसे आप बोल सकते हो सर्विसिंग हो गई? राइट, यस और नो, बस इसी चीज को बताता है। और डिफेक्टिव गुड्स, किसकी डिफेक्टिव गुड्स हो सकते हैं? शायद आपको टूटे फूटे सामान दे दिए जाए। एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रिड्रेसल, 3 लेवल ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और जो कि सारे कंज्यूमर कंप्लेंट के अंदर एड्रेस किए गए हैं। ठीक है, कंज्यूमर कंप्लेंट के अंदर वो एड्रेस किए गए हैं सारे के सारे। ठीक है, सीपीए क्लियर है आपको? सीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा आता है, अच्छा 3 लेवल्स कौन से वो भी देख ही लो, तुम्हें पता ही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये 3 लेवल आप जानते हैं। फिर आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा 2 है। पहले देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसमें 1982 लिखा हुआ है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी है, जो कि मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, 1982 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अपन को 1982 के बारे में बोला, 1982 पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया भी है, बहुत सारे सेक्शंस जो हैं मैंने बताए भी हैं। अगर आपको एक जानना हो झलक तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखो, जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत सेक्शन 14 के अंदर एक नाम की चीज होती है जिसे कहता है फ्री कंसेंट। क्या बोलते हैं उसको? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नाम का एक टॉपिक है जिसके अंदर आपके अलग सारे बहुत सारे सेक्शंस भी बताए गए हैं। फ्री कंसेंट के अंदर अलग अलग सेक्शंस आते हैं, मतलब सब सेक्शंस नहीं है इसके, लेकिन इसके बाद वो टॉपिक आता है। जैसे कि सेक्शन 15 जो है वो बताया गया है कोअर्जन, कोअर्जन बताया गया है। अब सर व्हाट इज कोअर्जन? कोअर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे कई सारे आपके अलग अलग सेक्शंस आते हैं। सो सर व्हाट इज कोअर्जन? कोअर्जन का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि भैया ये जो घर है ना, ये घर तुम मुझे बेच दो 50 लाख रुपए में। किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है जो फैमिली यहां पे रहती है ना उसको। ये जो फैमिली यहां रहती है, एक बीवी, एक पति और 2 बच्चे रहते हैं यहां पे, इनको बोल रहा है कि भैया ये आदमी, ये कौन है? डाकू है। ये कौन है? डाकू। अजी मैं डाकू, और मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ वही वाला डाकू। डाकू मोगैम्बो खुश हुआ। अब ये डाकू जो है इसको बोलता है, पूरी फैमिली को, इसके फादर को बोलता है, मतलब ये जो अंकल है इनको बोलता है कि भैया घर खाली कर दो, 50 लाख दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो।
क्या कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, 50 लाख रुपए दे रहा हूं। तो अब इनका इच्छा ही नहीं है घर बेचने की, इनकी इच्छा ही नहीं है घर बेचने की, ये चाहते ही नहीं कि मैं घर बेचूं। तो क्या हुआ, अब बेटा जो बेच रहा है ये देखो, ये कस्टमर बन के आया हुआ है ना, कि मैं बेच दूं। अब द पॉइंट इज क्या हो रहा है बेटा, यहां पे इसको बंदूक की नोक पे ना इससे साइन करवाया जा रहा है, कि इसके ऊपर बंदूक रख दी कि चल साइन कर पेपर पे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, 50 लाख रुपए लिखा हूं मैं, वो दे दूंगा, तो 50 लाख रुपए में घर बेच मेरे को। जबकि होगा मान लो 1 करोड़ का घर है, 50 लाख रुपए में बिकवा रहा है वो, और गन पॉइंट पे साइन करवा रहा है, गन पॉइंट पे साइन करवा रहा है। तो पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ये हुआ कि इसे कोवर्जन कहते हैं। फोर्सफुल अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया गया हो तो वो अलाउड नहीं होता। इसमें ब्रिटेन के अंदर जो लॉ है उसमें भी सेम चीज है, पर उधर ना ड्यूरेस कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ड्यूरेस, ड्यूरेस कहा जाता है, ठीक है। यहां पे कोवर्जन बोलते हैं, वहां ड्यूरेस बोलते हैं, DURESS, ड्यूरेस। अब जरा समझो, अब क्या सर, अब आपने एक स्टोरी तो समझाई थी, तो इनका कंक्लूजन भी बता दो, क्या इसमें कोई इसकी सहायता नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्या होता है, सेक्शन 15 कोवर्जन के तहत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, अगर ये व्यक्ति अगले दिन सुबह जाके कोर्ट में बोल दे कि मैंने जो साइन किया है वो मैंने कोवर्जन के अंदर साइन किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। अगर ये जाके बोल दे कोर्ट में कि भैया मैंने जो साइन किया था वो साइन मेरे से प्रेशर में करवाया गया था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो वॉइड हो जाता है, वो रद्द हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को, समझे? बराबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझे? ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझे, हाँ या ना? चलो जी, तो भैया क्या बोला है, अंडर द एक्ट द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोमिसेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बाइंडिंग आर डिफाइंड। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो लोग मिलके कोई एक अग्रीमेंट या प्रॉमिस करे कि मैं ऐसा करूंगा तो तुम ऐसा कर देना। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स बिजनेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि मेरे को पढ़ाना। मैं बोल दूं नहीं आऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हेमंत सर को बोल दो कि भैया वो बिजनेस पढ़ा ले, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना, भले केमिस्ट्री नहीं आती हो मुझे, और हेमंत सर को भले ही वो इकोनॉमिक्स बिजनेस ना समझ आए, लेकिन मैं तो मतलब जिद पे आ गया कि नहीं भैया मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो लाइव क्लास नहीं लूंगा, मैं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा, पर सैलरी पूरी चाहिए मुझे। तो ऐसा थोड़ी होता है, आई हैव अ अग्रीमेंट विथ एवरीवन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ना क्या बोलता है बेटा, एक अग्रीमेंट होता है। अगर किसी केस में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ब्रीच होते हैं तो उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शंस लिए जाते हैं, है ना। तो अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है कि आपने कुछ वादा किया एक दूसरे को। ऑल्सो द एक्ट प्रोवाइड सॉल्यूशन इन द केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसकी कुछ रेमेडी होती है, ठीक है। बहुत अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह की रेमेडीज देखी जाती है, क्लियर है। फिर आता है एग्रीकल्चर प्रोसीजर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। क्या बोला है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ग्रेडिंग। चलो लिखते हैं यहां पे थर्ड एक्ट, तो आपके पास सारे इधर ही होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ग्रेडिंग, और क्या लिखा है, हॉलमार्क नहीं, मार्किंग एक्ट 1937। अब ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है दिस एक्ट डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक्स। जो भी हमारे यहाँ एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, और जो भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, उनके बारे में एक्ट डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैकेजिंग होगी या ग्रेडिंग होगी या मार्किंग होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उससे उसके प्रोसीजर्स को डिफाइन करता है, उसके प्रोसीजर को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि भैया किस किस प्रोसीजर्स के थ्रू जो है इसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए, ये वाले प्रोडक्ट क्या करे जाएंगे, कैसे पैक किए जाएंगे, इसका पूरा एक स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी आपको दिखाई जाती है। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है ऐसी चीजों का, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, एगमार्क द्वारा दिया जाएगा। आपने ये शॉर्ट आंसर्स में भी पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, है ना,
कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर आपको उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है कि वो कैसे सही है या गलत है, तो आप उसको एग मार्क देखते हो, एक साइन जो कि आपको हेल्प करे ये फिगर आउट करने में कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो सेफ टू कंज्यूम है कि नहीं। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट में चलिएगा। जरा देखिए आप लोग, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ आ रहा है? चलिए जी, तो जरा देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होने वाला है इसके बाद। द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। बेटा द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, फोर्थ हमला होगा क्या था हमारा? द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, द स्टैंडर्ड्स ऑफ weight, standards of weights and measures act, measures act year would be 1976. 1976 is the year, 1976. क्लियर? 1976। अच्छा, अब ये क्या है बेटा? क्या होता है? अंडरवेट वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कई बार होता है आपके साथ कि आपको बोल दिया जाए फॉर एग्जांपल कि मैंने 100 ग्राम आपको प्रोडक्ट दिया, लेकिन 100 ग्राम था ही नहीं, वो बहुत हल्का प्रोडक्ट था। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो उसका मेजर है, जो मेजरिंग यूनिट है, कई बार उसमें आपके साथ घपला किया जाता है। तो उन सब चीजों के साथ भी देखो, जैसे बेटा वेट जो होता है, हर चीज का वेट जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब इवन अगर आप फ्लाइट में भी जाएं तो वेट जो होता है उसके अगर एक्स्ट्रा वेट हो जाए तो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं एक्स्ट्रा वेट के। तो इसीलिए इन सब चीजों को विशेष ध्यान दें। दिस एक्ट हेल्प्स सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फॉर प्रोटेक्शन फॉर प्रैक्टिसेस which are related to goods that are under measures and underweight। बेटा ये उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट्स या जो मेजर्स जो अंडरवेट हैं, जो चीजें अंडरवेट हैं, है ना, जो भी ऐसे गुड्स हैं जो कि अंडर मेजर है, कि जो मेजर नहीं किए गए हैं, उनके डायमेंशंस क्या है वो पता होना जरूरी है, उनका वेट क्या है वो पता होना जरूरी है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा उस चीज को बेचने से पहले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेट आप बहुत सारी चीजों का प्राइस जो है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बहुत सारी चीजों का जो है प्राइस जो है वो डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का चिप्स का पैकेट कितने ग्राम का होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका 10 मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 रुपए का चिप्स का पैकेट शायद 10 ग्राम का होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है इस बात की, लेकिन इस बात को थोड़ा सा एक बार देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 रुपए का चिप्स का पैकेट जो है वो 10 ग्राम का आता है, तो 20 रुपए का चिप्स का पैकेट 20 ग्राम का होगा, है ना, ठीक है, 20 ग्राम का होगा। तो ये क्या है, इससे हम लोग बता सकते हैं कि भैया जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जा रहा है। सर डायमेंशन मेजर्स के इसके हिसाब से कैसा होगा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर गाड़ी बड़ी लेते हो तो पैसा ज्यादा होता है ना? अच्छा चलो गाड़ी ने टीवी बड़ी लेते हो तो पैसा ज्यादा होता है ना, 32 इंच लोगे तो पैसा कम, 50 इंच 55 इंच लोगे तो पैसा ज्यादा, राइट? तो इसके हिसाब से भी चीजें जो है मेजर करी जाती हैं। फिफ्थ, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बेटे इसे कहा जाता है सोगा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सोगा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में सोगा भी कहा जाता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अच्छा ईयर भी लिख देते हैं 1930 ईयर है इसका, है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बेटा ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बताता है कि जब भी आप कोई सेल करते हो किसी भी सामान की या किसी भी सर्विस की, तो बेटा उसके साथ वारंटी, गारंटी, ऐसी कई सारी कंडीशंस आती हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई वारंटी हो, गारंटी हो, ऐसी कोई कंडीशन है, कोई होता है ना कि मतलब प्रोडक्ट 2 साल की गारंटी है, भाई साहब कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल आ जाना हमारे पास, 2 साल की वारंटी है, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तो आप हमारे पास आ जाना, हम आपको या तो रिपेयर करके दे देंगे या रिप्लेस करके दे देंगे, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं हाँ या ना। तो सोगा इसी चीज को इंश्योर करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स इन केस द प्रोडक्ट और द गुड परचेज बाय देम इज नॉट अबाइड बाय द वारंटीज एंड कंडीशंस दैट आर एसोसिएटेड विद गुड और प्रोडक्ट। मतलब कि कोई वस्तु, कोई ऐसी गुड है
या कोई प्रोडक्ट है, उसके साथ जो भी कंडीशंस हैं या जो भी उसके वारंटीज वगैरह हैं वो उसके साथ आनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके वो फुलफिलमेंट भी होना चाहिए उन सब चीजों का। फिर आता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954। द फूड अडल्टरेशन एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन TERA, हाँ ठीक है, अडल्टरेशन एक्ट कितना ईयर है इसका बच्चे? इसका ईयर है 1954। 1954 इसका ईयर है। अब बेटा ये क्या है? अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। जैसे दूध में मिलावट करी जाती है, पानी डाल देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो मिलावट क्या होता है बेटा? मिलावट बहुत सारी चीजों में है। खाने में मिलावट है ना, खाने में मिलावट है, खाने पीने की चीजों में मिलावट है। उसके साथ साथ कोई भी वो होता है, जैसे कि लोग एलिमेंट्स के साथ मिलावट कर देते हैं। लोग क्या बोलते हैं, सोने का चढ़ा पानी जो है किसी चीज पे लगा देते हैं और उससे फिर एक्सेस प्राइस ले लेते हैं। ऐसी कई सारी चीजें, मतलब मिलावट क्या है? मिलावट इज बेसिकली मिलावट से इंसान का नुकसान होता है, जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है। क्यों? क्योंकि वो पे एक्चुअल प्राइस की कर रहा होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस को पे कर रहा होता है कि यार दूध जो है मैं 60 रुपए लीटर लेके आ रहा हूं या 65 रुपए 65 रुपीज लीटर लेके आ रहा हूं, लेकिन उसमें पानी मिला होगा तो यार मैंने तो पे एक्चुअल उसके हिसाब से किया था, लेकिन मेरे को मिल कितना रहा है? मेरे को तो पानी वाला दूध मिल रहा है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, दिस एक्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग एंड प्रिवेंटिंग फूड अडल्टरेशन। ये क्या है? ये एक्ट यूज किया जाता है फॉर चेकिंग एंड प्रिवेंटिंग, चेक करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए फूड अडल्टरेशन को चेक करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड देयर बाय मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं? एंड प्रिवेंटिंग फूड अडल्टरेशन, फूड में कोई भी मिलावट को दूर करते हैं, एंड देयर बाय मेंटेनिंग द प्योरिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सब लोग। फिर आता है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। ठीक है, ब्यूरो, बेटा ब्यूरो क्या कहता है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट कितना है? 1986। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, राइट? 1986। सर आप एक साथ क्यों लिख रहे हो? लिखा तो है बेटा, मैं एक साथ लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो एक साथ देखने में। सारे के सारे एक्ट एक साथ आ जाएंगे। कई बार एक्सप्लेनेशन हम खुद से लिख लेते हैं लेकिन पॉइंट एक साथ नहीं आते, तो मैं लास्ट में लिख के आपके लिए स्क्रीनशॉट की जगह छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो जी। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 क्या बोलता है? अच्छा, जैसे कि बेटा जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो कि भैया ये प्रोडक्ट बनाने से पहले ये क्वालिटी का ध्यान रखना और बनाने से पहले ये स्टैंडर्ड चेक कर लेना। अगर ये स्टैंडर्ड क्लियर नहीं हो रहे तो प्रोडक्ट बिकने लायक नहीं होगा, ये बात याद रखना। हम उस पर सर्टिफाई नहीं करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकने लायक है, हम सर्टिफिकेशन आपको नहीं देंगे, हम उसमें मार्क नहीं करेंगे कि भैया आपको ट्रेडमार्क वगैरह नहीं देंगे, हम उसके अंदर कोई भी तरह का मार्क नहीं देंगे कि ये चीजें ट्रेड करने योग्य हैं। ठीक है, दिस एक्ट BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट आर एस्टैब्लिश्ड टू फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। वो किसके लिए फॉर्मुलेट होते हैं? फॉर्मुलेट होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स के लिए, क्वालिटी एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी फॉर दोज प्रोडक्ट्स एज पर दी BIS सर्टिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स क्वालिटी है, एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी फॉर, और किस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दोज प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एज पर दी BIS सर्टिफिकेशन स्कीम, BIS सर्टिफिकेशन स्कीम के लिए। ठीक है, अब द क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है
प्रोवाइडेड इज नोन एज द ISI मार्क। क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा वो ISI मार्क द्वारा बताया जाता है। जैसे कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे खरीदते हो तो ISI मार्क आपको मिलता है। इट ऑल्सो एड्रेसेस द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग भी आपको क्या देता है बेटा, वो एक रिड्रेसल, मतलब कुछ ऐसा बेटा, जैसे मान लो तुम कोई भी, अगर मान लो कोई भी तुम्हारी कोई अगर नुकसान हो गया तो तुम्हें उसकी भरपाई भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये श्योरिटी होती है उस चीज की। फिर आता है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ठीक है। द एसेंशियल कमोडिटीज, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कितना है, 1955, ठीक है। अब सही, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या बोलता है? एज पर दिस एक्ट इट प्रोवाइड्स एनी टाइप ऑफ कंट्रोल इन द प्रोडक्शन। कैसा भी टाइप ऑफ कंट्रोल प्रोडक्शन के अंदर आपको देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कंट्रोल जो करना होता है बेटा, कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और जो सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट की ना ब्लैक मार्केटिंग होती है। प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाता है, कई बार होल्ड कर लिया जाता है कि मार्केट में स्केर्सिटी हो जाए, मार्केट में डिमांड बढ़ती जाए उस प्रोडक्ट की, और फिर अचानक से ना छोटे छोटे प्राइस में ना ब्लैक मार्केट करेंगे उसको हायर प्राइसेस पे। तो ऐसी चीजें ना हो, इससे भी तो कस्टमर का कितना नुकसान होता है ना। आपने बना के रख लिया लेकिन उसको होल्ड करके रख रहे हो, मार्केट में डिमांड बढ़ने दे रहे हो, प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा भाई साहब, प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा। और जैसे ही प्रोडक्ट जो है आपको पता चला कहीं पे ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, आप खरीदने लग जाते हो। तो एसेंशियल कमोडिटीज की जो ब्लैक मार्केटिंग होती है ना, उसको रोको। क्या बोल रहे हैं? इट ऑल्सो ट्रैक्स ब्लैक मार्केटिंग, देखो आई क्या, इट ऑल्सो ट्रैक्स ब्लैक मार्केटिंग एंड एंश्योर्स द क्वालिटी इन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कि भैया प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही कि नहीं हो रही, वो ये एक्ट इंश्योर करता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सॉरी, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट, द कॉम्पिटिशन एक्ट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया एक्ट है, द कॉम्पिटिशन एक्ट और द ट्रेडमार्क एक्ट। बेटा दोनों और लिख लेते हैं, दी कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट कितना है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, हाँ जी 2002 ही है, तो क्या ही देख रहा था उसमें। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और 10th जो है हमारा क्या है, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, सारे के सारे 10 आपके पास हैं। अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं बता देता हूं इन दोनों को पढ़ा के। और दिस प्रिवेंट, अच्छा कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है बेटा, ये मोनोपोली क्रिएट करने से रोकता है, और कंपटीशन मतलब को प्रमोट करता है। पर कैसे? सस्टेनेबल कंपटीशन को। व्हाट डू यू मीन बाय सर सस्टेनेबल कंपटीशन? सस्टेनेबल कंपटीशन का मतलब होता है जो मार्केट में कंपटीशन स्टे करे, रुके, लंबे समय तक रहे। कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिजनेस कंपीट कर रहा है दूसरे के साथ और उसको पूरा मार्केट से भगा ही दिया। मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे इंसान को भगा ही दो, दोनों रहो और अच्छे से कंपीट करो जिससे कि आपका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, दोनों ग्रो करो। ऐसा ना हो कि ऐसा अनफेयर कंपटीशन करो कि इसको भैया भगा ही दिया यहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी नए बिजनेस को एंटर करने से रोक नहीं सकते। जस्ट बिकॉज मान लीजिए मैं होटल की ऑनलाइन बुकिंग करता हूं, तो ओयो वाला इतना बड़ा है बिजनेस में और मैं उसी की फील्ड में आ रहा हूं, तो वो तो पूरी पावर लगा देगा मेरे को ना सक्सेसफुल होने में, हाँ या ना। मैंने एकदम बढ़िया सा प्लान बनाया कि भाई साहब मेरे ना कांच के होटल होंगे, बगल में जकूजी होगी, ये होगा वो होगा, मात्र 3000 रुपए में, ऐसे मैं मॉडल लेके आ रहा हूं। तो ओयो वालों को, मेक माई ट्रिप वालों को भैया वो हो गया, डर लग गया कि यार ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो हमारे तो बिजनेस ही खा जाएगा। अब पॉइंट इज कि जब ऐसा हुआ तो ये बात पता चली कि भैया जब आप ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो या ऐसी चीजों के अंदर डील करते हो तो आपके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन एक्ट को रेगुलेट करता है, जहां पे मेरे को कोई भी बड़ा बिजनेस हिंडर नहीं कर सकता, मेरे को काम करने से नहीं रोक सकता, ना मुझे प्रॉब्लम करवा सकता है किसी भी तरह की।
ठीक है, इस चीज को कौन इंश्योर करता है? कंपटीशन एक्ट करता है। और फिर बाद में बच्चा क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट क्या है बेटा? आपके पास आपका अधिकार होता है। दिस एक्ट इज फॉर्म्ड टू चेक द यूज ऑफ फॉल्स मार्क्स ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द यूज ऑफ सच गुड्स। बेटा ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडेबल मार्क जो होते हैं वो ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट ट्रेडेबल है। अब मोस्टली होता क्या है कि मान लीजिए मैं कोई ब्रांड है, अब ब्रांड को मैं कॉपी करके उसका नाम यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं यूज कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसका पेटेंट है, उसने रजिस्टर करा रखा है, तो ऐसा भी नहीं कर सकता मैं किसी और कंपनी का नाम यूज करके उसका प्रोडक्ट बेच सकूं, वो भी नहीं कर सकता। और ये श्योरिटी देता है ट्रेडमार्क कि वो चीजें ट्रेडेबल है और फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये कुछ 10 एक्ट आपके पास थे बेटा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए जी, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चले आगे बढ़े। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? क्यों कंज्यूमर को जिम्मेदार होना चाहिए? क्यों ऐसा क्या है कंज्यूमर को जो जानना जरूरी है? बात को जरा गौर से सुनिएगा। अ कस्टमर कैन हैव सम responsibilities which are enumerated as follows। क्या बोल रहे हैं? एक कस्टमर की कुछ जिम्मेदारियां हैं which are enumerated as follows। क्या enumerated है? बताई गई हैं। कैसे? सबसे पहले a consumer should be aware of the goods, कि उसको अपने गुड्स के बारे में और अपनी सर्विसेज जो वो अवेल करा उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया पता है नहीं, सर्विस ले ली, नुकसान खुद का हो गया, फिर बाद में रो रहे हैं कि भैया हमारी भरपाई कर दो। अरे भाई, अगर तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसी जगहों पे जाओ ही मत ना। अगर तुम्हारी कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसके बाद कोई नुकसान हो जाए तो उसके बाद तुम रेमेडी थोड़ी मांगोगे। पता रखो कि कौन सा चीज इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी चीज नहीं। अब तुमको अगर पीनट से एलर्जी है, मान लीजिए तुम्हें पीनट से एलर्जी है और तुम पीनट खा रहे हो ऐसा प्रोडक्ट जहां पे लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स पीनट, तो गलती तो तुम्हारी है ना। पता तुम्हें होना चाहिए उसमें लिखा है कि पीनट उसमें है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें नहीं खाना है। लिखा हुआ है एडिड पीनट्स, ठीक है। चलो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदार तुम लोग हो, है ना। जो कस्टमर है, जो अनअवेयर है, वो है। इट विल मेक द कस्टमर इन्फॉर्म्ड। वो क्या करेगा? कस्टमर को इन्फॉर्म रखेगा। एंड अकॉर्डिंगली द कस्टमर कैन मेक अ चॉइस। और अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है? कस्टमर एक चॉइस बना सकता है। कंज्यूमर मस्ट चेक ऑल द अप्रोप्रिएट क्वालिटी मार्क्स। कस्टमर को सारे अप्रोप्रिएट क्वालिटी मार्क्स को इंश्योर करना चाहिए ऑन द टाइम्स ऑन द आइटम्स बिफोर परचेजिंग द आइटम्स। क्या बोल रहे हैं? अ कंज्यूमर मस्ट चेक, कंज्यूमर को देखना चाहिए ऑल द अप्रोप्रिएट क्वालिटी मार्क्स, सारे अप्रोप्रिएट क्वालिटी मार्क्स को चेक करना चाहिए ऑन द आइटम्स बिफोर, आइटम्स के अंदर पहले ही उसको देख लेना चाहिए। परचेजिंग द आइटम्स, जो भी आइटम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेकिंग हॉलमार्क, हॉलमार्क देख रहा है, सिंबल्स देख रहा है बिफोर परचेजिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी खरीदने से पहले सारे अगर मार्क्स देख रहे हो तो आपको देखना चाहिए। ज्वेलरी से खरीद रहे हो तो सारे मार्क देखो, उस पे हॉलमार्क है कि नहीं, उस पे वो सारे मार्क्स हैं कि नहीं। कोई अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उस पर देखो एग मार्क है कि नहीं है। ऐसी कई सारे जो मार्क्स अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बताए गए हैं, उनको चेक करना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है। दूसरी बात, कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो। अब बेटा पेमेंट का रिसिप्ट, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है, तुमने कुछ चीज खरीदी है उनसे, इसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हो? आप हमेशा कैश मेमो मांगो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो आपने खरीदी है, क्योंकि वो क्या करता है? वो एक तरह से प्रूफ बताता है कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदा है। जैसे मूवी का टिकट, तुमने देखा होगा दृश्यम मूवी में, जब वो बताता है कि भैया मैं तो स्वामी जी के सत्संग में गया था और फिर हमने मूवी देखी थी और फिर पाव भाजी खाने गया था, हाँ या ना। तो पॉइंट क्या था भैया? वो जो आपका जो वो है, जो बिल है, उसमें मूवी के टिकट्स होते हैं ना, मूवी के टिकट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ मीडियम, मीडियम की तरह एक्ट करते हैं मूवी के टिकट। क्या करते हैं बेटा? मूवी के टिकट एज अ मीडियम एक्ट करते हैं कि भैया प्रूफ है कि मैं मूवी देखने गया था, ठीक है। It acts as a proof that purchase happened and can be reference in the case of dispute।
में अराइज इन फ्यूचर, कि जो भी फ्यूचर में अगर मान लो कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो प्रूव कर दिया कि हाँ भैया मैंने तुमसे सामान खरीदा था या मैंने तुमसे सर्विस ली थी, अब इसकी भरपाई करो। ठीक है। चौथा पॉइंट, कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल्स अबाउट प्राइस, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा बिफोर मेकिंग अ परचेज। अब बेटा एक्सपायरी प्रोडक्ट तुम खरीद के गए तो गलती तुम्हारी, डेट लिखी हुई है तो चेक करनी थी। तुम कंपनी पे थोड़ी केस करते फिरोगे कि यार तुम तो एक्सपायरी माल बेच रहे हो। अरे भैया उनने तो एक टाइम पे बेच दिया था, वो बिका नहीं तो पड़ा हुआ है दुकान पे, तुम खरीद के लेके जाओ ना, तुम खरीद के लेके जाओ, लेकिन देखो कि भैया एक्सपायर्ड तो नहीं है, वो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, a consumer must always deal with honest and not be involved in illegal business deal benefits। बेटा क्या होता है, कंज्यूमर को हमेशा ऑनेस्टी से डील करना चाहिए, किसी भी इलीगल एक्टिविटी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिससे कि जस्ट बिकॉज कि उनको फायदा मिल जाए, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें पता है कि भैया फोन 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारा जल जाए, कट जाए, इंश्योरेंस ले रखा है तुमने, तो तुम क्या करो कि उनने बोला है कि तुम्हारा स्क्रीन जो है टूटेगा नहीं, और टूटा तो हम नया फोन दे देंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप ये नहीं है कि 1 साल यूज करने के बाद उसको तोड़ दोगे हथौड़ा मार के और फिर जाके कंपनी को बोलोगे कि जाओ हमें ला के दो। उस पर दिख रहा है तुमने उसको डेलिबरेटली तोड़ा है तो थोड़ी दे देंगे तुम्हें। उस पर दिख रहा है हथौड़े के निशान है, इधर निशान है उधर निशान है, ऐसा कैसा टूट गया भाई। और ऑब्वियसली बात है टूटेगा नहीं, उसके कुछ वो होता है, उसका एक तरीका होता है उनका एक्सप्लेन करने का कि भैया कांच नहीं टूटेगा अगर 4-5 फीट की ऊंचाई से गिरता है विदाउट एनी फोर्स। मतलब मैं ऐसे मार रहा हूं नहीं, अगर ऐसे छूट रहा है तो नहीं टूटेगा। तो अगर आप वो कंडीशन फॉलो करते हो तो ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। A consumer must read the manuals about the that are provided with the equipment in order to be safe। अच्छा, अब बोला गया है कि जैसे उस इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं आपको, उन इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को, उस तरह से इस्तेमाल करिए। अगर बाय चांस अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो गलती आपकी, इंस्ट्रक्शंस आपको पता थे उसके बाद भी आपने बेवकूफ़ी करी। बेटा अगर उसमें लिखा है माइक्रोवेव ओवन में कि भैया कोई दूसरे टाइप का प्रोडक्ट या स्टील व्हील का आइटम मत डालना वरना ये फट जाएगा, तो भैया ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसमें स्टील का कोई आइटम मत डालो। या जो भी आइटम तुम डालते हो, कांच का बाउल डालना है तो उसमें कांच का बाउल ही डालना है। तुम जो है चाकू मत मारने लग जाना पूरे माइक्रोवेव के अंदर वरना फट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं डालना है, कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ये बात याद रखना। फिर आता है कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट अबाउट अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर को एक फाइल कर सकता है कंप्लेंट एक प्रोडक्ट के बारे में अगर उसमें कोई डिफेक्टिव चीज हो या फिर कोई कमी हो। जो भी फंक्शन के लिए खरीदा था वो फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उससे कुछ कमी है, तो उसके लिए भैया वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है एज मेंशन्ड इन द प्रोडक्ट। कंप्लेंट्स मस्ट बी डन इन द अप्रोप्रिएट फोरम। कंप्लेंट जो है अप्रोप्रिएट फोरम में करी जानी चाहिए थी। कि जैसे कि मैंने बोला कि मुझे गाड़ी चलानी है पर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही, नई की नहीं, तो भैया मैंने कंप्लेंट फाइल करी कि यार मेरी गाड़ी नई की नहीं थी, चालू नहीं हो रही है। उसका पर्पस था कि वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, पर वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उस चीज को प्लीज करेक्ट करके दीजिए। कंज्यूमर मस्ट कीप द एनवायरमेंट क्लीन बाय अवॉइडिंग पॉल्यूशन। कंज्यूमर क्या बोल रहा है, कंज्यूमर शुड कीप द एनवायरमेंट क्लीन। कंज्यूमर को अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, और जनरेट करना चाहिए वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स परचेज्ड और जनरेटिंग वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स परचेज। तो क्या दूर रखना चाहिए कि भैया जो भी आप प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हो उसका जो वेस्ट है उसको सही से डिसमेंटल करो, सही से उसका जो है आप जो है उसका ख्याल रखो, उसको रिसाइकल करवाइए। ऑल्सो ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में जहां पे आप बेटा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, ऐसी चीजों को अवॉइड करो। ठीक है, सारी चीजों को ऐसे अवॉइड करना है, वेस्ट जनरेशन को अवॉइड करना है, ऑल्सो पॉल्यूशन को भी अवॉइड करना है। तो कंज्यूमर के ये सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्या क्या भैया अवेयर होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, हॉलमार्क वगैरह मार्क चेक करो कि उसमें मार्क है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट मांगो कि परचेज पता होना चाहिए कि भैया परचेज हुई कि नहीं हुई, बिल मांगो उससे। उसके बाद देखो लेबल पढ़ो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका। ठीक है, ऑनेस्टी से डील करो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में मत घुसो।
ठीक है, सारे मैनुअल पढ़ो कि कैसे आपको यूज करना है वो प्रोडक्ट, उसके साथ साथ कोई भी कमी हो, डिफेक्टिव हो तो उसको चेंज करवाओ, कंप्लेंट फाइल करो, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? चलिए जी जरा देखते हैं। सबसे पहले, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेनी एस्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, कंज्यूमर फोरम्स बनवाए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। दीज कंज्यूमर फोरम्स आर इन कंज्यूमर कोर्ट। बेटा कंज्यूमर फोरम्स एंड कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप अपने रिड्रेसल या रेमेडीज मांग सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई नुकसान हुआ है तो। एज पर द एक्ट, फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटिटीज कैन फाइल देयर कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये एंटिटीज फाइल कर सकते हैं, कौन कौन? एक इंडिविजुअल कस्टमर, इकलौता व्यक्ति, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति आप हो गए, आप में से कोई एक व्यक्ति इकलौता भी फाइल कर सकता है। ऐसे कौन? एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनी सच एसोसिएशन, कि मान लो कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी होते हैं जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविस्ट ग्रुप भी बनता है, वो ग्रुप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, तो वो भी आपके यहाँ पे आपके बिहाफ पे कोई भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एसोसिएशन हो। ठीक है, और सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो ये दोनों भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर। ठीक है, किसी भी कंपनी के ऊपर ये कर सकते हैं। एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर और ग्रुप ऑफ सच कंज्यूमर हु रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर ईच हैविंग द सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक एग्जाम्पल पे, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है, इनका नुकसान हो गया कितना? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का इनका नुकसान हो गया, लॉस हो गया। क्यों हो गया 10,000 रुपए का नुकसान? क्योंकि इन्होंने ये एक प्रोडक्ट खरीदा था, ये प्रोडक्ट खरीदा था, और इस प्रोडक्ट का कहना ये था कि ये क्या होगा, ये ऐसा है, ये 10,000 रुपए का इनका नुकसान हो गया। प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट खरीदा था इनने। ये प्रोडक्ट क्या था? इस प्रोडक्ट में एक बॉटल थी, इस प्रोडक्ट में ना एक बॉटल थी। कौन सी बॉटल थी भैया? अरे बॉटल नहीं बन रही, रुको। ठीक है, ये कैसी बॉटल थी? ये बॉटल क्या है? इसमें तेल था। क्या है? इसमें तेल था। ये तेल ऐसा बोलता है, ये तेल ऐसा ऐसा क्लेम कर रहा था कि भैया, ये क्लेम ऐसा कर रहा था ये तेल कि भैया आप बस 1 महीना यूज करो, 1 मंथ, गंजे से घने बाल, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। मतलब गंजे को बना दे चंगा, गंजे को बना दे चंगा। ठीक है, गंजा आदमी भी चंगा हो जाएगा अगर वही तेल इस्तेमाल करेगा 1 महीने तो। ठीक है, 1 महीने तेल इस्तेमाल करेगा तो गंजा आदमी भी ना चंगा हो जाएगा, उसके भी बाल आने लग जाएंगे और ऐसे घने घने बाल आने लग जाएंगे। ऐसा ही क्लेम कर रही थी। अब मिस्टर, इसीलिए वो एक बॉटल 10,000 रुपए की थी, तो इन्होंने सोचा भाई होगा बढ़िया तेल होगा, 10,000 रुपए का तेल है। पर बेटा हेयर जो ग्रोथ होती है, हेयर जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब होती हैं नेचुरल, जेनेटिक्स। अगर आपके जेनेटिक्स में बाल जाने हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, ये सर्जरी होनी पड़ती है उसके लिए, और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका आपके साथ अगर मान लीजिए ये मिस्टर एक्स थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, मिस्टर कौन? मिस्टर एस, मिस्टर ए, मिस्टर सी, ऐसे कई सारे लोग जो हैं, ऐसे कई सारे लोग जो हैं ये आपके आ गए। इनने बोला ये बी है, ये है डी है, ये है वी है, ये है एच है, नहीं के है मान लो, है ना। तो बेटा सब लोग आ गए।
अब केस ने किया, एक आदमी ने केस किया और बाकी सबके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, जरा देखो इसको। अब बेटा केस एक ने किया, प्रॉब्लम सबको है, प्रॉब्लम सबको है, तो क्या समझ आया बेटा, जब एक केस कर रहा हो, सबकी जब प्रॉब्लम सेम हो, तो क्या कर सकते हैं, जरा देखो, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और ग्रुप ऑफ सच पीपल जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को, ईच हैविंग सेम टाइम ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, ये केस कर रहा है लेकिन इन सबके बिहाफ पे भी यही लड़ रहा है, क्योंकि सबका सेम है, सबकी प्रॉब्लम सेम है। लड़ तो भैया यही रहा है, मान लो ये लड़ रहा है, इन सबको रिप्रेजेंट करके भी यही लड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि भैया सबके साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये व्यक्ति भी कर सकता है या पूरी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस मिलकर भी केस फाइल कर सकती हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर सबके साथ धोखाधड़ी हुई तो सभी फाइल करो केस, है ना, सभी रेमेडी मांगी, एक ही को थोड़ी मिलेगा 10,000 रुपए वापस, और जो भी पैसा उसका लगने वाला है कंपनसेशन और मिलेगा, वो सबको मिलेगा जिनके साथ धोखाधड़ी करी आपने, ठीक है। उसके बाद एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और आयर ऑफ अ कंज्यूमर हु इज डिसीज्ड। अब क्या होता है कुछ सिचुएशंस में बेटा, जैसे कि एक जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का केस हुआ था, या कोई एक ऐसा ही केस ले लो, मान लो एक क्रीम है, ये क्रीम लगाते हैं तो भैया लोगों की क्रीम थी, ये एक लेडी थी जो क्रीम लगाती थी खूब ज्यादा। अब इनको हो गया उस क्रीम लगाने से कैंसर। क्या हो गया? क्रीम लगाने से हो गया उनको कैंसर। उस क्रीम लगाने से इनको क्या हो गया बेटा? कैंसर हो गया। क्या हो गया? क्रीम लगाने से इनको हो गया कैंसर, और बेटा कैंसर के वजह से इनकी हो गई मृत्यु। शी पास्ड अवे। चलो सीधा सीधा लिख देते हैं RIP। ये क्या हो गया बेटा? बड़ी दुखद बात है कि इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि इनको कैंसर था, इस लेडी को, क्योंकि क्रीम लगाती थी, इनको कैंसर था, तो इनकी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या? इस पोजीशन में प्रॉब्लम यह आई कि भैया जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम थी, जिस व्यक्ति को कंपनी पे केस करना था, जिस लेडी को कंपनी पे केस करना था, वो लड़की जो है भैया वो तो है ही नहीं, अब उसने तो जीवन ही छोड़ दिया अपना इनके प्रोडक्ट के चक्कर में। तो भैया इस कंपनी पे क्या केस ही नहीं होगा? नहीं हो सकता है। कौन बेटा? इसके घर वाले भी तो होंगे, फैमिली वाले होंगे ना, हाँ या ना? या इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक और लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल आयर। क्या बोलते हैं इसका कोई होगा ना, लीगल आयर मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा इसके बिहाफ पे। मान लो अगर इसकी मृत्यु ना भी हुई हो लेकिन ये हॉस्पिटलाइज्ड है, तो भैया ये तो आ नहीं सकती कोर्ट में, ये तो कंप्लेंट कर नहीं सकती, तो कौन जाएगा? लीगल आयर जाएगा, इसके बिहाफ पे कंपनी पे केस करेगा। तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या लीगल आयर हो, ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक्चुअल जो बंदा है वो डिजीज, मतलब उसको इंजरी हुई है कोई, या फिर वो नहीं है, तो भैया केस तो होगा ही ना, फाइल तो होगी ना कंप्लीट। तो ऐसा इंसान भी क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल आयर ऑफ अ कंज्यूमर who is deceased can file a case on the against their consumer grievances। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर ग्रीवेंस तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी। तो बेटा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिलती है फॉर फ्री, हर चीज फ्री। तो बेटा CBSE इंग्लिश मीडियम क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है हिंदी मीडियम का, तो उधर जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी और सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, जो कि है एकदम फ्री। तो आप जाके मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो किसी भी तरह का टैबलेट हो, किसी भी तरह का iPad हो, किसी भी तरह का मोबाइल फोन हो, तो इन सब के पास जाकर एक्सेस करके आप जो है इंटरनेट के थ्रू या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जाकर आप ये वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं।
उसके साथ साथ आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं, ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं, जो जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेटा ये जो बुक्स और नोट्स हैं ये आपको मिलते हैं हमारे द्वारा, हमारी बेसिकली नॉलेज के द्वारा। तो जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो हम बताते हैं, वो एक फाइनल आपका मतलब समीशन है, उसके अलावा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे नोट्स चाहिए, क्योंकि जो नोट्स हम बनाते हैं, जो आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, वही आप पढ़ते हो और वही जब एग्जाम में लिख के आते हो तो उसमें मार्क्स करने के चांसेस ना के बराबर हैं। एंड दैट इज हाउ यू गेट 95+%, 95+% और 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 और 95+% आप जो है लेकर आते हो। ठीक है बेटा, तो ऐसी वीडियोस और ऐसे नोट्स वगैरह अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर जाके भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहो तो आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।